कॉरपोरेट दुनिया के इस अंक में आज एक खास रिपोर्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी पर और एक रिपोर्ट भारत इटली ट्रेड वार्ता पर। शुरू करेंगे भारत से कोल्हापुरी चप्पल के एक्सपोर्ट की इंटरेस्टिंग न्यूज से, जिसका निर्यात इस वर्ष $1 अरब के आंकड़े को पार कर सकता है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इटली के फैशन हाउस प्राडा की ओर से 2 सरकारी कंपनियों के साथ एक एमओयू पर साइन करने के बाद कहा कि इसमें भारत में बनने वाली लिमिटेड एडिशन कोल्हापुरी चप्पल की परियोजना पर सहमति व्यक्त की गई है। गोयल ने कहा कि महाराष्ट्र के जूते चप्पलों में ग्लोबल ब्रांड बनने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा ये कल्पना की थी कि कोल्हापुरी चप्पलों का भारत से $1 अरब का एक्सपोर्ट हो और मैं चाहता हूं कि दोनों पक्ष इस क्षमता को हासिल करने के लिए सहयोग करें। गोयल ने कहा कि इटली की प्रमुख फैशन कंपनी प्राडा का कोल्हापुरी सैंडल्स कलेक्शन फरवरी 2026 में प्राडा के 40 चुनिंदा स्टोर्स और उनके ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होगा। प्राडा ने मुंबई में इटली के महावाणिज्य दूतावास में संत रोहित दास लेदर इंडस्ट्रीज एंड चर्मकार डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और बाबू जगजीवन राम लेदर इंडस्ट्रीज डेवलप कॉरपोरेशन के साथ कोल्हापुरी चप्पल पर अपने काम के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। Friends, I was very happy when I heard about the collaboration between Prada and our Kolhapuri chappal manufacturers. For the last several years, on many occasions, including before the press, I've often wondered why Kolhapuri chappals, with their beautiful, intricate designs and handwork, bright colors, comfort, and unique way of presentation, should not become a global brand. I am happy that Prada has picked that up. I am happy that we will now be able to offer the Kolhapuri brand, the Kolhapuri designs to the rest of the world. And I do hope, I had always envisaged Kolhapuri chappals to be able to do an export of $1 billion from India. And that's the potential that I would like both sides to collaborate and work towards. I think it is possible. It's truly something which, once you get used to wearing a Kolhapuri chappal, you will not want anything. उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इटली के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने मुंबई में पहले इंडिया इटली व्यापार मंच का उद्घाटन किया। पीयूष गोयल ने कहा कि इटली के साथ साझेदारी नए अवसरों को खोलेगी और साझा विकास लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तजानी ने भारत को इटली का प्राथमिक साझेदार बताया और ऑटोमोटिव, रिन्यूएबल एनर्जी, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री और एग्रो फूड जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर बल दिया। दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड 2024 में करीब $15 अरब तक पहुंच चुका है। Today's forum has built upon the excellent work the two teams had done, both in New Delhi and when I led probably India's largest trade delegation to Europe, to Italy earlier this year, to Brescia. And I assure you, I can see serious interest in Indian businesses, both for investment, for trade, for collaborations, for joint ventures, for working together on R&D, working together in different sectors, whether it's technology, whether it's innovation, whether it's textiles, sports goods, defense and space technologies, agriculture and food processing. Sports is an area we would love to work with Italy on, particularly since we are hosting the Commonwealth Games in 2030 and are making a bid, and I hope you will support us. We are making a bid for the Olympics for 2036. India is really keen to bring the sporting culture into the country. And therefore, all the various subjects that our forums and our business persons have discussed today are very relevant to this partnership, to India's prosperity, and to the joint prosperity of businesses and the people of Italy and India.
लगातार 3 महीनों की गिरावट के बाद इक्विटी म्यूचुअल फंड में शुद्ध निवेश नवंबर में 21% बढ़कर 29,911 करोड़ रुपए पहुंच गया। ये बढ़ोतरी बताती है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद इन्वेस्टर्स का दृष्टिकोण पॉजिटिव बना हुआ है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिकॉर्ड 42,702 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के बाद से इसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। अगस्त के महीने में इन्वेस्टर्स ने इक्विटी म्यूचुअल फंड में 33,430 करोड़ रुपए का निवेश किया था। अक्टूबर में निवेशकों ने एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में रिकॉर्ड 29,631 करोड़ रुपए का निवेश किया था। आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने सक्रिय एसआईपी अकाउंट्स की कुल संख्या 9 करोड़ 43 लाख थी, जो अक्टूबर के 9 करोड़ 45 लाख से कम है। नवंबर में 57,14,000 नए एसआईपी अकाउंट्स खुले, जबकि 43,19,000 बंद हो गए या मैच्योर हो गए। इसमें स्टॉपेज रेशियो अक्टूबर के 75% से बढ़कर 75.56% पर पहुंच गया। सेबी ने सिक्योरिटी मार्केट के लिए नामांकन ढांचे के तीसरे चरण के क्रियान्वयन को स्थगित कर दिया है। ये पहले 15 दिसंबर से प्रभावी होने वाला था। सेबी ने कहा कि नई तिथि की घोषणा बाद में होगी। ये स्थगन डिपॉजिटरी और दूसरे स्टेक होल्डर्स की ओर से सामना किए जा रही ऑपरेशनल चैलेंजेस के जवाब में किया गया है। अमेरिका की एक दिवालिया अदालत ने बायजूस के फाउंडर बायजू रविंद्रन के खिलाफ जारी $1 अरब के नुकसान भरपाई आदेश को वापस ले लिया है। ये निर्देश डेलावेयर कोर्ट ने उन ताज़ा दलीलों पर सुनवाई के बाद दिया जो बायजू रविंद्रन की ओर से दाखिल की गई थीं। पिछले महीने अदालत ने डिफॉल्ट आदेश में ये जुर्माना लगाया था। कोर्ट ने आरोप लगाया था कि रविंद्रन ने 2021 में लिए गए $1.2 अरब के टर्म लोन की रकम में से करीब आधी राशि का पता लगाने में सहयोग नहीं किया, जबकि रविंद्रन ने दावा किया था कि उन्हें अपनी ओर से वकील नियुक्त करने और दलील पेश करने के लिए 30 दिन का समय नहीं दिया गया। उन्होंने आदेश को चुनौती देने की बात भी कही थी। नए निर्देशों में अदालत ने कहा कि वो अपने पिछले फैसले से नुकसान आकलन की धाराओं को हटाएगी और अगले साल जनवरी की शुरुआत में फिर से सुनवाई होगी, जिससे संभावित नुकसान का निर्धारण किया जाएगा। कमर्शियल बैंकों के वित्तीय सेवा कारोबार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतिम दिशा निर्देशों से अब 12 बैंक समूहों के लिए एक बड़े पुनर्गठन की जरूरत नहीं है और इसे टाल दिया गया है। इन बैंकों में क्षेत्रीय एडवांसेस का 55% हिस्सा है। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में जारी ड्राफ्ट दिशा निर्देशों में प्रस्ताव दिया गया था कि केवल एक बैंक ग्रुप इकाई ही एक खास तरह का व्यवसाय कर सकेगी। एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस 2028 तक प्रीमियम आय को 3 गुना बढ़ाकर 4,000 करोड़ करने का लक्ष्य रख रही है। कंपनी का टारगेट टॉप 10 जीवन बीमा कंपनियों की श्रेणी में शामिल होना है। इसके एमडी और सीईओ जूड गोम्स ने कहा कि ब्रांड की नई पहचान को लॉन्च किया गया है, जो 200 वर्षों की विरासत के भरोसे से प्रेरित है। ये थे कॉरपोरेट जगत के कुछ अपडेट्स। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.